स्वागत है आपका छत्तीसगढ़ को शल्य भूमि में। मैं हूं आपके साथ। जो है बुलेटिन की शुरुआत करते हैं खबर रायपुर से, जहां प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर आज छत्तीसगढ़ में भी मोर आवास मोर अधिकार कार्यक्रम का आयोजन किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअल माध्यम से पीएम आवास योजना के लाभार्थियों को आज पहली किस्त जो है वो जारी करेंगे, जिसे लेकर डिप्टी सीएम अरुण साव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद दिया। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 74वां जन्मदिन है। आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के देश भर के 4 लाख परिवारों को गृह प्रवेश कराने वाले हैं, जिसमें छत्तीसगढ़ के 68 शहरों के 23,071 हितग्राही शामिल हैं। छत्तीसगढ़ के 23,071 परिवारों को उनके सपने का आशियाना आज मिलने वाला है। देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी आप सबका गृह प्रवेश कराने वाले हैं। मैं आप सभी को बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देता हूं और शुभकामनाएं देता हूं कि इसी तरह लोगों के जीवन को आसान बनाते रहें, लगातार हमारा नेतृत्व करते रहें। और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय इंडोर स्टेडियम में आयोजित मोर आवास मोर अधिकार कार्यक्रम में शामिल हुए। इस मौके पर विधानसभा अध्यक्ष रमन सिंह, उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा, मंत्री लखनलाल देवांगन, मंत्री दयाल दास बघेल, मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े मौजूद रहे। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत आज 8,46,932 शहरी आवास योजना के 23,071 हितग्राहियों के आवास का सपना पूरा हो रहा है। मोर आवास मोर अधिकार कार्यक्रम का आयोजन और इसी के तहत कई हितग्राहियों के सपने को पूरा करने के लिए जो है सरकार इस कार्यक्रम में जो है शामिल हुए और कार्यरत हैं। तो प्रधानमंत्री आवास योजना रायपुर से ये जानकारी, जहां बताते चले कि विधानसभा अध्यक्ष भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए। और आपको बताते चले प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत आज 8,46,932 शहरी आवास योजना के तहत 23,071 हितग्राहियों के आवास का सपना पूरा हो रहा है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मनोज शुक्ला हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनोज, जिस तरीके से ये मोर आवास मोर अधिकार कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, किस तरह से कार्यक्रम की तैयारियां की गई है, क्या कुछ अपडेट अभी तक सामने आ रही है? जी, आपको बता दूं कि आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है। ऐसे समय में नरेंद्र मोदी ने आज छत्तीसगढ़ को बड़ा तोहफा दिया है अपनी तरफ से, एक माना जा सकता है। उन्होंने जो है आज यहाँ पर लाखों लोगों के प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बड़ी राशि का जो पहली किस्त है उनके प्रधानमंत्री आवास का, उन्होंने आज उसके खाते में हितग्राहियों को खाते में ट्रांसफर किया है, जिसे लेकर जो है गरीब लोगों में एक खुशी की लहर देखने को मिल रही है। आपको बता दूं कि छत्तीसगढ़ में 8 लाख से ज्यादा 8.5 लाख के लगभग आवासों की स्वीकृति प्रधानमंत्री आवास के लेकर मिली हुई है, जिससे छत्तीसगढ़ में एक जो जैसे जमीन के तबके के लोग थे उनको अब मकान मिलना एक बड़ी बात सामने निकल कर आ रही है। तो ये प्रधानमंत्री की तरफ से आज के दिन बड़ा तोहफा जो है छत्तीसगढ़ के लिए माना जा रहा है, जिसको लेकर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने भी प्रधानमंत्री को धन्यवाद ज्ञापित किया है। साथ ही साथ डिप्टी सीएम अरुण साव ने भी धन्यवाद ज्ञापित किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को और जन्मदिन की साथ ही साथ बधाई भी दी है। जी मनोज, जिस तरीके से पीएम नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है और ऐसे में ये जो एक तोहफा कह सकते हैं प्रदेशवासियों के लिए पीएम की ओर से, जो गरीब तबके के लोग हैं जिन्हें जो जरूरतमंद है उन्हें दिया गया है, ऐसे में हम उन लोगों के बीच की बात करें, क्या खास उल्लास देखा जा रहा है, कितनी खुशी उनके बीच? जी जी, निश्चित रूप से जी, सबका एक सपना होता है। जो आदमी जैसे कमाता है तो उसका एक सपना होता है कि अपना भी एक घर हो। तो मोर आवास मोर सरकार के यहाँ पर नारा दिया गया है, इसको लेकर जो है 8,8 लाख के लगभग लोगों को प्रधानमंत्री आवास मिलने जा रहा है। और आज पहली किस्त जो है हितग्राहियों को जारी भी कर दिया गया है यहाँ पर छत्तीसगढ़ में। जी
बिल्कुल, अब बात करें तो इस दौरान कौन कौन से लोग जो है शामिल रहे और लोगों की बात करें जो हितग्राही हैं, क्या वो लोग भी मौजूद रहे, किस तरह से कार्यक्रम का आयोजन किया गया? जी 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 बिल्कुल। जी आपको बता दूं कि ये काफी दिनों से तैयारियां चल रही थी और इसको एक आज बृहद रूप दिया गया है और खास मौका भी है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन भी है। ऐसे में इस आयोजन को करने के लिए काफी दिनों से शासन प्रशासन लगे हुए थे और काफी जो हितग्राही है प्रधानमंत्री आवास को, उनको आज जो है मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने उनका पैर धोकर उनका स्वागत भी किया है, उनका सम्मान भी किया है। तो ये बड़ी बात छत्तीसगढ़ से निकलकर सामने आ रही है और जो हितग्राहियों का एक मुख्यमंत्री होकर पैर धोना जो है ये भी बड़ी बात है। और इससे पहले आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी दलितों के पैर धुले थे जो है प्रयागराज में। तो उसी के तहत जो है प्रधानमंत्री के ही कार्यक्रम को आज सफल बनाने के लिए जो है छत्तीसगढ़ में भी इस तरह का आयोजन किया जा रहा है। और साथ ही साथ जो है पूरे छत्तीसगढ़ में सुबह से ही प्रधानमंत्री मोदी का जन्मदिन को लेकर एक विशेष आयोजन, स्वच्छता पखवाड़े का भी आयोजन आज सुबह सीएम विष्णुदेव साय की तरफ से किया गया है। तो ये सब चीजों और मितानिनों का मनोज बने रही हमारे साथ, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। तो विधानसभा अध्यक्ष इस कार्यक्रम में शामिल हुए और मोर आवास मोर अधिकार के तहत हितग्राहियों को आवास आवंटित। और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने अपने निवास में विराजे भगवान श्री गणेश का पूरे विधि विधान से पूजन हवन किया और प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि की कामना की। मुख्यमंत्री श्री साय ने सभी प्रदेशवासियों को अनंत चतुर्दशी की बधाई भी दी और इस अवसर पर मुख्यमंत्री श्री साय के परिवारजन और अधिकारी कर्मचारीगण मौजूद रहे। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छत्तीसगढ़ को दूसरी वंदे भारत ट्रेन की सौगात दी। उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से दुर्ग विशाखापट्टनम वंदे भारत एक्सप्रेस को रायपुर जंक्शन से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव भी कार्यक्रम में वर्चुअली शामिल हुए। साथ ही राज्यपाल रमेन डेका, केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू, रायपुर सांसद ब्रजमोहन अग्रवाल और विधायक भी शुभारंभ के अवसर पर मौजूद रहे। बढ़ते हैं आगे। राजधानी के सिलियारे स्थित रियल बोर्ड पेपर मिल के गोदाम में रायपुर पश्चिम के पूर्व विधायक विकास उपाध्याय ने भारी मात्रा में सरकारी स्कूली किताबों का जखीरा बरामद किया था, जिन्हें छात्रों को बांटने के बजाय रद्दी में बेच दिया गया। मामले में बड़े भ्रष्टाचार की आशंका जताए जाने के बाद स्कूल शिक्षा विभाग ने छग पाठ्य पुस्तक निगम के प्रबंधक संचालक आईएएस राजेंद्र कटारा की अगुवाई में 5 सदस्यीय जांच दल का गठन किया है। रायपुर पश्चिम के पूर्व विधायक विकास उपाध्याय ने बताया कि रियल बोर्ड पेपर मिल के गोदाम में किताबों की जांच की तो पाया कि किताबें इसी सत्र की है और अभी भी पूरी तरीके से अच्छी कंडीशन में है। सत्र शुरू हुए अभी कुछ ही महीना हुआ है और छात्रों को किताबें मिल नहीं पाई है। किताबों को बांटने के पहले कबाड़ में भेज दिया गया है। इन किताबों को उपयोग में लाया जा सकता है, लेकिन इन्हें रद्दी बताकर बेचा जा चुका है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ एक बार फिर से मनोज शुक्ला का रुख कर लेते हैं। मनोज, जिस तरीके से ये मामला सामने आया है, छात्रों को जो पुस्तक है वो बांटे नहीं जा रहे, इन्हें रद्दी में बेचा जा रहा है, कहां का मामला है, क्या जानकारी? जी 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 बिल्कुल। जूही आपको बता दूं कि ये जो घटना सामने निकल कर आई है, इससे शिक्षा विभाग को शर्मसार कर देने वाली घटना निकल कर सामने आई। ऐसा माना जा रहा है कि एक तो बच्चों को
पढ़ने के लिए जो है उनको सुविधा नहीं मिल पा रही है। ऐसे में इसी सत्र का 2024 सत्र की किताबें जो है कबाड़ में बेची गई। कहीं न कहीं शिक्षा विभाग के साथ साथ प्रशासन पे भी बड़ा सवालिया निशान खड़ा हो गया है और इसको लेकर कांग्रेस पार्टी आज जो है इसके प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने वाली है। साथ ही साथ माना जा रहा है कि और एक तरफ सरकारें, जो भी सरकारें हो, वो बड़ी बड़ी बातें करती है, शिक्षा बेटी पढ़ाओ तो पढ़ाओ लिखाओ, उनको आगे बढ़ाने के लिए शिक्षा की बातें करती है, लेकिन कहीं न कहीं जो इस प्रकार की घटना देखने को मिल गई जिससे पूरी शिक्षा विभाग के ऊपर बड़ा प्रश्न चिन्ह लग गया, जिसको लेकर कांग्रेस पार्टी जो है अब सदन तक ये बात मुद्दा उठाने की बात भी कर रही है। ऐसे में माना जा रहा है कि शिक्षा विभाग द्वारा कहीं न कहीं बड़ी लापरवाही ये सामने निकल कर आई है। जो राजधानी के सटे हुए इंडस्ट्रियल एरिया में करोड़ों रुपए की किताबें जो है जो बच्चों को मिलनी चाहिए पढ़ने के लिए, बच्चे पढ़े वो उजागर हो गया है, ऐसा माना जा रहा है। लेकिन कहीं न कहीं ये छत्तीसगढ़ मनोज, एक दो नहीं काफी संख्या में जो है पुस्तकें यहाँ रद्दी के रूप में नजर आ रही है और अगर हम देखें स्कूलों में बच्चों के लिए पुस्तकें उपलब्ध नहीं होती है और यहाँ रद्दी कबाड़ में जो है ये सब देखने को मिल रहा है। शिक्षा विभाग एक तरफ बात करें तो सरकार बात करती है, बड़े बड़े दावे करती है शिक्षा को लेकर, लेकिन यहाँ जो लापरवाही है साफ तौर पर निकल के सामने आ रही है। जी, आपको बता दूं कि जब ये मामला उजागर हुआ है उसके बाद आनन फानन में शिक्षा विभाग द्वारा एक कमेटी बना दी गई है जांच की, और जब भी कोई बातें सामने निकल कर आती है तो शासन प्रशासन द्वारा कमेटी बना दी जाती है, जांच का विषय बना देती है। लेकिन ये शिक्षा का जो ये मामला जो सामने निकल, इससे पूरी शिक्षा को शर्मसार कर देने वाले मामला सामने निकल कर आया। एक तरफ गरीब बच्चों को पढ़ाई के लिए किताबें नहीं मिल पाती, वहीं दूसरी तरफ इसी सत्र की किताबें 2024 सन की किताबें जो है वो कबाड़ में बेचने को मिली है। तो इसमें इससे बड़ी शर्मसार बात और क्या हो सकती है। और सरकार चाहे जो भी सरकारें रहे, बातें तो बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं जनता से, लेकिन जो सामने हकीकत देखने को मिलती है वो कुछ और ही बयां कर रही है, जिससे ये इस घटना से जो किताबें जो मिली हुई है, बंडल भर किताबों का ये रद्दी के मोल भाव जो है यहाँ देखे जा रहे, फेंके हुए रद्दी में कौन जो है इसमें शामिल रहा है, किसने किया है, क्या इसको लेकर किसी तरह की जानकारी सामने आई है? जी, आपको बता दूं कि इसको लेकर जो है आनंद फानन में शिक्षा विभाग ने तत्काल इस पर जो है कमेटी गठित कर दी। लेकिन जूही आपको भी पता है कमेटी गठित ऐसी चीजें जो वो दबी रह जाती हैं, अब जांच का विषय बना देते हैं। कहीं न कहीं इसमें राजनीतिक हथियार का भी इस्तेमाल अधिकारी करते हैं। ऐसे में शासन प्रशासन को शिक्षा विभाग को लेकर काफी संवेदनशील होने की जरूरत है, जिसमें इसमें सख्त से सख्त ऐसे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए। इस वीडियो के सामने आने के बाद पूरे छत्तीसगढ़ में एक हाहाकार सा मच गया कि शिक्षा विभाग में कितनी बड़ी लापरवाही सामने देखने को मिल रही है। जी बिल्कुल मनोज, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। बढ़ते आगे, खबर रायपुर से है। गृह मंत्री विजय शर्मा से शहर की 50 से ज्यादा गणेश उत्सव समितियों के पदाधिकारियों ने मुलाकात की। इसमें झांकी में डीजे और धुमाल बजाने को लेकर लंबी चर्चा हुई। डिप्टी सीएम शर्मा ने कहा कि भगवान गणेश जी के विसर्जन का विषय है, हाईकोर्ट का डिसीजन है और रास्ता कानूनी आधार पर निकालने की कोशिश है। परंपरा और मान्यता के आधार पर यह कार्यक्रम हो सके, हाईकोर्ट के दिशा निर्देशों का पालन हो सके। इसी के साथ डिप्टी सीएम ने अन्य मुद्दों पर भी बातचीत की। डिप्टी सीएम शर्मा ने कहा, मैं बहुत ही धन्यवाद देता हूं सारी गणेश उत्सव समितियों को, बहुत अच्छे ढंग से समझदारी के साथ हाईकोर्ट के सारे विषय को ध्यान में रखकर समझकर राज्य सरकार के दिए निर्देशों को समझकर सारी बातें उन्होंने कही हैं, जिससे जितने भी गाइडलाइंस है उस पैरामीटर पर काम किया जाएगा, समय का भी ध्यान रखा जाएगा। उन सारे विषय पर हम अपना अभियान आगे बढ़ाएंगे। विसर्जन का विषय है, पारंपरिक तौर पर निकलता रहा है, परंतु हाई कोर्ट के अपने डायरेक्शन से रास्ता कानूनी आधार पर निकालने की कोशिश है कि परंपरा और ये मान्यता के आधार पर जो कार्यक्रम है वह भी हो सके और हाई कोर्ट के दिशा निर्देशों का पालन भी हो सके। उसके लिए काफ़ी चीज़ें मैं तो बहुत ही धन्यवाद देता हूँ सारी गणेशोत्सव समितियों को, बहुत अच्छे ढंग से बहुत समझदारी के साथ हाई कोर्ट के सारे विषयों को ध्यान में रखकर समझकर उस आधार पर राज्य शासन द्वारा निकाले गए निर्देशों को भी ध्यान में रखकर समझकर उन्होंने सारी बातें कहा यह भी कि जितने मापदंड है पैरामीटर है उस पर काम किया जाएगा, समय का भी ध्यान रखा जाएगा
उन सारी चीज़ों के साथ हम अपना अभियान आगे बढ़ाएंगे, सबने कहा। तो झांकी में निकलेंगे झांकी निकलेगी इस बार, क्योंकि लगातार बातचीत चल रही थी आप लोगों की समिति के पदाधिकारियों के साथ? नहीं, झांकी तो निकलना ही चाहिए। और गरियाबंद के देवभोग में 221 आंगनबाड़ी केंद्र संचालित है, जिसमें से केवल 154 के पास खुद का भवन है। कई केंद्रों को कार्यकर्ता अपने घर के कोने में चलाने की औपचारिकता पूरी कर रहे हैं, तो सरगी बैली केंद्र में पिछले 4 सालों से कार्यकर्ता का कब्जा है, जिसके चलते गांव में तनाव है। घरों के बरामदे में चल रहे आंगनबाड़ी केंद्रों में हो या फिर सुविधायुक्त सरकारी भवनों में, किसी भी आंगनबाड़ी केंद्र में दर्ज संख्या के अनुपात में बच्चे नजर नहीं आ रहे हैं। कई केंद्र तो ऐसे मिले जहां बच्चों के बैठने के स्थान को कबाड़ खाना में तब्दील कर दिया गया है। अभी मुझे मिली है एक जगह किसी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता का कब्जा है और वो वहीं आंगनबाड़ी में रहती है। और बीच में सुपरबेड़ा में भी ये प्रकाश में आया था कि 3 बच्चे बीमार हुए थे नाश्ता करने से। मैं इसकी तहकीकात कराऊंगा और मैं जो वहाँ परियोजना अधिकारी के रूप में पदस्थ है हमारे जिला महिला बाल विकास अधिकारी, इनको इन सारे पूरे तथ्यों की जांच के लिए मैं भेजूंगा और जो भी फैक्ट वर्क कराएगा मैं करवाऊंगा। और छत्तीसगढ़ राज्य शासन के द्वारा बीते दिनों राजस्व विभाग में तहसीलदारों का ट्रांसफर किया गया था। इस ट्रांसफर को लेकर राजस्व विभाग में असंतोष हो गया। छत्तीसगढ़ कनिष्ठ अधिकारी संघ के अध्यक्ष एवं बलौदाबाजार जिले के सिमगा तहसीलदार नीलमणि दुबे ने आरोप लगाए कि राजस्व मंत्री के बंगले में स्थानांतरण में भारी लेन देन हुआ है। इस समाचार को सुनकर बलौदाबाजार जिले के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भड़क गए। उन्होंने तत्काल थाने में एफआईआर दर्ज करने के लिए आवेदन दिया। कहा कि बलौदाबाजार के विधायक एवं राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा पर जो आरोप लगाए गए वह निराधार है और तहसीलदार पर तत्काल एफआईआर दर्ज कर कड़ी कार्रवाई की मांग की पुलिस प्रशासन से की है। तहसीलदार राज्य प्रशासनिक सेवा का घोर उल्लंघन कर रहे हैं और वहीं भाजपा नेताओं ने राज्य शासन से सिमगा के तहसीलदार नीलमणि दुबे के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। भैया थाने में ज्ञापन दे रहे हैं, क्या कारण? हमारे बलौदाबाजार के लोकप्रिय विधायक छत्तीसगढ़ शासन के राजस्व मंत्री आदरणीय टंकराम वर्मा जी के खिलाफ नीलमणि दुबे तहसीलदार जो सिमगा में पदस्थ है, उन्होंने संगीन आरोप लगाया है कि तहसीलदार का ट्रांसफ़र हुआ है, लेन देन करके ट्रांसफ़र किए, ऐसा आरोप लगाया हमारे माननीय मंत्री जी के। जो माननीय मंत्री जी के लोकप्रियता, उनकी छवि को खराब करने का प्रयास किया, भारतीय जनता पार्टी के छवि को प्रयास करने का प्रयास किया नीलमणि दुबे ने। बढ़ते आगे, शिक्षित बेरोजगार युवक ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई कि वन रक्षक की नौकरी दिलाने के नाम पर 2 लोग मुझे 8 लाख लेकर मुझसे वन विभाग में नौकरी देने के नाम पर लिए थे और शिक्षित बेरोजगार युवक लेखराव ने जब नौकरी नहीं लगी आरोपियों से पैसे वापस मांगे। आरोपी कई दिनों तो घूमते रहे और पैसा नहीं दे रहे थे। प्रार्थी ने शिकायत गिधौरी थाने में दर्ज कराई। शिकायत पर आरोपी को गिरफ्तार किया गया। आरोपियों ने अपना अपराध स्वीकार किया। वहीं आरोपी का नाम शांतनु और मन प्रसाद बताया जा रहा है। दोनों आरोपी कई लोगों से जो है ठगी कर चुके हैं और आज इन्हें गिरफ्तार किया गया। इनके खिलाफ विधिवत धारा 420 के तहत अपराध पंजीकृत भी कर लिया गया और न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है, जहां न्यायालय ने जेल भेजने का आदेश दिया। चौकी के बरपाली के निवासी ने यहाँ पे रिपोर्ट की कि उससे 8 लाख रुपए की ठगी की गई है नौकरी लगाने के नाम, सरकारी नौकरी लगाने के नाम पे, वन रक्षक के नाम पे। और 2 आरोपी थे उसमें, शांतनु भारद्वाज और मन प्रसाद पैकरा। करने के बाद इन लोग को जब खोजा गया पता चला कि शांतनु भारद्वाज पहला उनका केस नहीं, उससे पहले भी उसने कई जगह ऐसे ठगी की है और जब पकड़ाना होता था तो वो उस पर समझौता करता था, क्योंकि 420 का जो अपराध होता है वो समझौता उसमें हो सकता है, कोर्ट के बाहर हो सकता है। फिर इन लोगों को बड़ी मुश्किल से खोजा गया और खोजने के बाद उन्हें लेके गिरफ्तार करके लाया गया, गिरफ्तार करके और कसडोल न्यायालय में पेश किया गया, जहां उनका रिमांड हो गया है, उन्हें जेल दाखिल किया जा रहा है। बढ़ते आगे, सुकमा जिले में नक्सलियों के नापाक मंसूबों पर एक बार फिर सुरक्षा बलों ने पानी फेर दिया। सुकमा जिले में नक्सलियों द्वारा सुरक्षा बलों को निशाना बनाने के लिए 3 अलग अलग स्थानों पर
प्लॉट किए गए आईडी बमों को सुरक्षा बलों ने सूझबूझ से बरामद कर निष्क्रिय कर दिया और इस सफल ऑपरेशन में जिला बल 50वीं और 217वीं वाहिनी, सीआरपीएफ और 208 कोबरा वाहिनी की संयुक्त टीम ने कार्रवाई की है। नक्सलियों ने सुरक्षा बलों को नुकसान पहुंचाने की नीयत से इन बमों को प्लांट किया था, लेकिन सुरक्षा बलों ने समय रहते इसका पता लगा लिया और एक बड़ी दुर्घटना को टाल दिया। वही खबर रायपुर से है, जहां कोंटा में जादू टोने के शक में 5 लोगों की निर्मम हत्या और कवर्धा जिले के लोहारी डी में हुए हत्याकांड मामले में प्रदेश की राजनीति ने हलचल मचा दी है और इन घटनाओं की गंभीरता को देखते हुए कांग्रेस ने 2 अलग-अलग 6 सदस्यीय जांच समिति का गठन किया है। समिति के सदस्यों को इन घटनाओं की तह तक जाने और रिपोर्ट सौंपने की जिम्मेदारी दी है। जांच समिति का गठन पीसीसी चीफ दीपक बैज ने किया। समिति में विधायक लखेश्वर बघेल, कवासी लखमा, विक्रम मंडावी और पूर्व विधायक लेखचंद जैन, पीसीसी सचिव दुर्गेश राय और सुकमा जिलाध्यक्ष महेश्वरी बघेल को शामिल किया गया है। वहीं रायपुर के तेलीबांधा थाना क्षेत्र में सामने दिन दहाड़े एक युवक ने एक तरफा प्रेम में युवती की गला रेत दी। घटना में गंभीर रूप से घायल युवती की इलाज के दौरान मौत हो गई। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी खुद पर चाकू से हमला कर तेलीबांधा तालाब में कूद गया था। पुलिस ने आरोपी युवक को रेस्क्यू कर गिरफ्तार कर लिया है। वहीं बताया जा रहा है कि आरोपी युवक युवती पर नजदीकी बढ़ाने का दबाव बना रहा था। जब युवती ने मना किया तो वह हमला कर दिया। सूचना पर पहुंची पुलिस और एसडीआरएफ की टीम ने बोट से आरोपी का रेस्क्यू किया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर उपचार के लिए भेज दिया है। बढ़ते आगे स्वच्छता ही सेवा अभियान की शुरुआत आज यानी 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक नगर निगम भिलाई क्षेत्र के सभी वार्डों में चलाया जाएगा। प्रमुख कार्यक्रम नेहरू नगर भेलवा तालाब से शुरू हुआ, जिसमें प्रमुख रूप से स्वैच्छिक श्रमदान से प्रारंभ होकर स्वच्छता एवं वायु प्रदूषण शपथ ग्रहण रैली मानव श्रृंखला बनाई गई और उसके बाद कचरा संग्रहण कार्य में लगी गाड़ियों को मुख्य अतिथि दुर्ग सांसद विजय बघेल के द्वारा हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। एक पेड़ मां के नाम पर्यावरण एवं शहर को हरा भरा स्वच्छ रखने के लिए पावर हाउस शासकीय आईटीआई में विशेष प्रकार के फलदार फूलदार एवं छायादार वृक्षों को भी लगाया गया। इस अवसर पर दुर्ग सांसद विजय बघेल ने कहा कि आज बहुत ही शुभ दिन है, क्योंकि आज भगवान विश्वकर्मा की जयंती है और भारतवर्ष के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी जन्म दिवस है। पीएम मोदी के जन्म दिवस स्वच्छता पखवाड़े के रूप में मनाया जा रहा है, जो कि 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक चलेगा, जिसमें साफ सफाई कर्मचारियों के अलावा आम जनमानस भी जुड़ने जा रहे हैं और साक्षरता का संदेश जन जन तक पहुंच रहा है। आज 2 शुभ दिन है। एक तो भगवान विश्वकर्मा जी की जयंती है और दूसरा नवनिर्माण, भारत के नवनिर्माण करने वाले आज के युग के विश्वकर्मा स्वरूप हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का जन्म दिवस है। इन दोनों शुभ अवसर की ढेर सारी बधाइयाँ, शुभकामनाएं। माननीय मोदी जी को हम सब कामना करते हैं स्वस्थ रहे, दीर्घायु रहे और इस देश के भविष्य को ऐसे ही गढ़ते रहे। कि हम सब की पूरे देशवासियों की तरफ से, पूरा मेरे दुर्ग लोकसभा की ओर से मैं उन्हें बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। और आज उनके ही जन्म दिवस पर जो अभियान हम लोग हर साल चलाते हैं, एक छोटे से कार्य को जो महाअभियान में तब्दील कर देने वाले हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, उनके जन्म दिवस पर इस स्वच्छता अभियान की शुरुआत हुई और हम लोग आज अपने दुर्ग जिला स्तरीय कार्यक्रम में यहाँ उपस्थित हैं और आप देख रहे हैं हजारों की भीड़ के साथ इस अभियान में हमारे जनप्रतिनिधि भी हैं, नगर निगम के महापौर, पार्षदगण, हमारे पार्टी के। वहीं बलौदाबाजार में 10 जून की इन सार्वजनिक घटना में आरोपी कांग्रेस के भिलाई नगर के विधायक देवेंद्र यादव को दोषी मानते हुए पुलिस ने 17 अगस्त को उनके घर से गिरफ्तार किया था। पुलिस रिमांड 21 अगस्त, 27 अगस्त, 3 सितंबर, 9 सितंबर के बाद 17 सितंबर तक मांग चुकी है। आज उनकी रिमांड खत्म हो रही है और ऐसे उम्मीद लगाई जा रही है कि पुलिस फिर से रिमांड की मांग कर सकती है। देवेंद्र यादव की पेशी आज वर्चुअल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शाम को 4 बजे सीजेएम कोर्ट बलौदाबाजार में होगी। देवेंद्र यादव इस वक्त सेंट्रल जेल रायपुर में बंद है। देवेंद्र यादव के वकील ने कोर्ट में आज बेल एप्लीकेशन के लिए मांग कर सकते हैं, लेकिन ऐसी उम्मीद बताई जा रही है पुलिस फिर से रिमांड की मांग कर सकती है। और इस घटना में 365 लोग दोषी पाए गए थे, लेकिन अभी तक 184 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। बाकी आरोपी अभी भी फरार चल रहे हैं। फिलहाल पुलिस उनकी खोजबीन कर रही है। और छत्तीसगढ़ को शैलभूमि में फिलहाल के लिए बस इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ।